क्या दिया था, एक तो ये दिया था कि अपर में है तो उसे लोअर में कन्वर्ट करिए और लोअर वाला अपर में कन्वर्ट कीजिए स्ट्रिंग के केसेस में जो कैरेक्टर्स हैं। और एक स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग, और ये बताइए कि उसमें कितने ये क्यों नहीं हुआ। मैम सेकंड वाला दिक्कत हो रही है, सेकंड वाले में सेकंड मैम वाले में उसमें दिक्कत हो रही है। जैसे हम उसमें मैम लूप चला रहे हैं तो मैम हाँ, उसमें काउंट नहीं कर रहा है। अच्छा, एक स्ट्रिंग लिया, हम्म, एक सब स्ट्रिंग लिया, अब आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि वो कितनी बार आया, यही बताना है ना। यस मैम। धूप की मैम जरूरत ही नहीं शायद। हाँ, बस प्रिंट क्या करेंगे, एस डॉट काउंट सब सब स्ट्रिंग सब occurs इतने टाइम्स, बस इतना ही लिख दीजिए, काफी है। रन कराइए। एक स्ट्रिंग मांगा, मान लीजिए हमने लिख दिया इंडिया इज माय कंट्री, और इसमें हमने कहा आई को ढूंढिए, तो बता दिया आई कितनी बार आया है। ठीक है राज, क्लियर है ये ओके चीज। मैम। अब यस मैम। यही चीज अगर आपने मान लीजिए ऐसे लिखी होती, रेड ब्लू ग्रीन रेड येलो रेड, ये हमारा स्ट्रिंग है, क्या ढूंढना है, रेड, तो भी बता देगा कि भाई रेड 3 बार आया। ठीक है, तो आपको काउंट फंक्शन का यूज करना था, और उस वाले में भी जो स्वैप केस यूज करना है, जो रिवर्स करना है चेक करके, उसमें भी स्वैप केस यूज करना है। ठीक है, फंक्शंस का यूज करके काम करना था। वैसे आप लूप चलाएंगे, एक वेरिएबल जिसे 0 से आप इनिशियलाइज करेंगे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है वो काउंटिंग करेगा। पर उसमें पता है प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें आपको प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप लूप चलाने तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चल रहा है। तो सिंगल कैरेक्टर के लिए तो चलो ठीक है, जैसे इंडिया इज माई कंट्री में आई ढूंढना है, लेकिन अगर आपको रेड बॉटल इज ऑन रेड टेबल लिखना है करके रेड को ढूंढना है, तब आपको दिक्कत आती है। ओके। तो खैर उसकी जरूरत नहीं थी, इतना ही करना था आपको। और किसी का कोई क्वेश्चन है, मतलब यस सब मैम, काम फर्स्ट वाला नहीं हुआ है। ले आओ। इनसे फर्स्ट वाला नहीं हुआ, फर्स्ट वाले में क्या दिया था। हाँ, तो ये तो रिवर्स करना था, वही जैसे बताया ना स्वैप केस, तो यूजर से मांग लीजिए। ये स्ट्रिंग मांगा, और आपको क्या चेक करना है कि जो लेटर कैपिटल में उन्हें स्मॉल में करिए, और जो स्मॉल में उन्हें कैपिटल में करिए। तो क्या कहेंगे, एस डॉट स्वैप केस, काम खत्म। अब आपने लिख दिया यहाँ पे विशाल मौर्य, हो गया। हम क्वेश्चन में चेक करना था कि अपर केस है या लो। अच्छा, चेक भी करना था। तो चेक कर उसके लीजिए। बाद हाँ, सब तो करिए इफ एस डॉट वो चेक हो गया था। चेक भी हो जाएगा। और पता है अगर ये चीज वैसे करनी है तो लूप चला के भी कर सकते हैं आप। लूप चलाइए, एक एक कैरेक्टर को आप चेक करिए, एस ऑफ आई डॉट इज अपर इज लोअर, है ना, तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये चेक करने के लिए इज अपर इज लोअर फंक्शन है। तो इस तरीके से ही आपको खैर काम करना था। तो चलिए, ये तो आपके डाउट क्लैरिफाई हो गए। दो बातें पहले ही बता दें। पहली चीज तो है, प्रतिभा आई है ना आज क्लास में। हाँ, प्रतिभा है। प्रतिभा, आप क्लास के बाद में नाइटेक वाले नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, ठीक है। यस मैम। ओके, और दूसरी चीज ये है, आप लोग पहले ये बताइए कि M4 में आपके कितने चैप्टर्स हो गए थे। मैम लास्ट एक चैप्टर चल रहा था, सर पढ़ा रहे थे। लास्ट चल रहा था,
लास्ट चल रहा था, शुरुआत के साथ 2 चैप्टर हुए थे 2 हुए थे, जैसा, और लास्ट 6 वाला पढ़ा रहे थे सर। केवल 2 चैप्टर्स हुए थे लास्ट में सर, 3rd चैप्टर चल रहे थे। वो कौन कौन से 2 हुए हैं, कोई नाम बता सकते हैं आप अभिराज? अगर अगर अभी नहीं याद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस ग्रुप में हैं उसमें या नाइटेक वाले नंबर पे मैसेज करके अपने नाम से बता दीजिएगा कि ये चैप्टर हो गए हैं। चैप्टर्स के नाम बता दीजिएगा कि ये वाले चैप्टर पूरे हो गए हैं और इस चैप्टर में इस टॉपिक पे चल रहे थे। ठीक है, तो एक चीज ये आप लोग आप ही बता दिएगा, अब आप ही को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, मेरे ख्याल से रेगुलर रहते भी हैं तो आपका कोई ऐसा भी नहीं होगा कि कोई सेशन मिस हुआ होगा। ठीक। तीसरी चीज ये है कि भैया कल ईद की छुट्टी है सबकी, तो सबको पहले अभी से ईद मुबारक। लेकिन आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास है, सिर्फ आपके बैच की एक एक्स्ट्रा क्लास होगी कल। तो कल जो क्लास होगी आपकी वो 8:15 बजे से होगी। ठीक है, छुट्टी किस बात की? हाँ, छुट्टी किस मैम बात फिर की क्या छुट्टी हुई? है? मैम फिर छुट्टी क्या हुई? अरे तो छुट्टी नहीं है, तुमको क्या करना है ज्यादा छुट्टी लेके? हाँ घर मैम, में वैसे भी बैठ के कहीं पढ़ना नहीं है। जाना है, क्लास ही कर लेंगे। तो क्या, और क्या, कहीं जाएंगे नहीं, कम से कम इस बहाने हम लोगों की मुलाकात होगी, थोड़ा बातचीत होगी। कल हम वीडियो सोचा था आप बुलाएंगे नहीं हम लोग को। हाँ ईद हाँ पे। हम बुला रहे हैं, आप आइए बिल्कुल। शुभांकर, यू आर मोस्टली मतलब मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बहुत कॉर्डियली आप इनवाइटेड है। प्लीज प्लीज आप मेरे घर जरूर आइएगा, बस डंडों से बच के आइएगा। लेके जाना। नहीं सिवई मत लाना, सिवई हम खिलाएंगे अगर तुम्हें डंडे नहीं मिले खाने को तो। अच्छा। ठीक है, तो कल वीडियो ऑन करेंगे, कल जरा सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आना, जरा देखेंगे, सब ईद मनाएंगे हम अपनी वीडियो कॉल पे ही। और दूसरी चीज ये है कि कल ये चैप्टर भी खत्म कर देंगे, तो कल हम तैयार होके आना है कल। हाँ तैयार होके एकदम आना है, दीपिका से बढ़िया से तैयार हो जाना तुम। और रोज तैयार सुबह होके सुबह तैयार होकर आना पड़ेगा। झापड़ मारेंगे, सुबह होती है 8 बजे, आधा दिन हो जाता है। 12 बजे के बाद। हाँ हाँ हाँ, आज शिवांकर नहीं आए अभी तक? अरे जस्ट अच्छा अभी जस्ट उठे हैं। मैम चलिए। क्लास कितनी देर की होगी? ये सवाल कितने, हाँ प्रियांशु तुम तो ये पूछोगी है। क्लास कल जब तक हमारा फंक्शन का चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक होगी, तो उम्मीद है कि क्या बात 1 घंटे है। से थोड़ा ज्यादा मतलब होगा। 12-1 बज सकता है। 12-1 नहीं बजेगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा बस। हमें पता है उससे ज्यादा आप लोग हजम भी नहीं कर पाएंगे, तो फायदा क्या है। पता चला आधे लोग चले गए बीच बीच में उठ करके, है ना। तो इसलिए जो है आप लोगों को सबको आधे बता घंटे की दें। क्लास आधे घंटे की रखिए। क्या चीज आधे घंटे की? जैसे जितनी की रोज तुम चलती है। कितने ही आते हो सिद्धार्थ, या तुमको सिर्फ क्या कपड़े ही करना है? दिखाने आओगे, फिर क्या पहना है? हाँ ये तो वैसे भी लास्ट में आता है, लास्ट 5 मिनट में आ जाएगा फिर। अरे मैम क्या बताएं, थोड़ा देर हो गई थी, कोई काम था, इनको तो काम बहुत होते हैं। तो चलिए खैर, यहाँ पर जो है हम आपको बता रहे हैं कल आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास है। चलिए थोड़ा देर और कर देते हैं, 8:30 कर देते हैं। 8:30 से क्लास चलेगी कम से कम, मान के चलिए 10 बजे तक। तो आप नाश्ता वाश्ता कर लीजिएगा और अपना वीडियो ऑन करिएगा, नहा धो के बैठिएगा। लड़के सारे शर्ट पहन के बैठेंगे, ये कोई वेस्ट पहन के नहीं बैठा होगा। बहुत बार बहुत सी क्लासेस में ऐसा होता है, पता चला हम पढ़ा रहे हैं, वीडियो भी ऑन कर रखा है, अभी चाय भी पी रहे हैं और पता चला वेस्ट पहन के बैठे हुए हैं मौज में। तो सारे लड़के शर्ट वर्ट पहन के बैठेंगे, लड़कियां भी कायदे से होंगी और कल वीडियो ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये कल के लिए है, ये पहले ही बता दिया। आज हाँ बताएं। लड़के साड़ी भर के बैठी मैम सब कुछ तो हो जाएगा, नहा नहीं पाएंगे बस। ओहो, तो कोई बात नहीं, डियो लगा लेना, हमें बदबू नहीं आनी चाहिए किसी के पास से। तुम रात में ही तैयार होके बैठ जाना। ये चलो अब तैयारी का छोड़ते हैं, शिवांकर जी भी आ गए हैं। चलिए तो तैयारी की बात यही छोड़ देते हैं। तैयार होने का मतलब है कि आप लोग वेल ड्रेस्ड हो बस, बाकी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ मेकअप करने हैं या कुछ बहुत ही लड़के शेरवानी वानी पहन के आएंगे। तो बस कल जो है वीडियो ऑन करके क्लास करेंगे हम। ये हमारा टारगेट ये है कि कल हमारे पास टाइम बाउंडेशन नहीं होगी, तो हम करीब 1-1.25 घंटा क्लास आराम से ले लेंगे। 1.25 घंटा या 1.5 घंटा, तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। भागना हम नहीं चाह रहे हैं। अगर आपको क्लास के दौरान ये लगेगा कि मैम अभी ज्यादा हो रहा है, तो हम उससे ज्यादा खुद ही नहीं पढ़ाते। हमें खुद पता है कि आप लोगों का कितना कैलिबर है, कितना आप इजीली समझ सकते हैं। उससे ज्यादा हमें समझाने से भी कोई फायदा नहीं है। तो हम, लेकिन हमें मालूम है कि कल के सेशन में अगर हम उतना पढ़ाते हैं तो हमारा चैप्टर ये वाला खत्म हो जाएगा, इसीलिए कल एक एक्स्ट्रा क्लास रख रहे हैं। तो शिवांकर जी कल एक्स्ट्रा क्लास है 8:30 बजे से, वैसे छुट्टी है, उसके बाद आप ईद मनाइएगा। तो चलिए अब अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये चैट तो हमारी खत्म हो गई, बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, जिसमें कुछ फंक्शन है हमारे। मैम फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले कंप्लीट करवा दीजिए। इतना बता मैम? दिया है,
बाकी आप करके मैम देखिएगा। हाँ उसमें बहुत कुछ है ना, उसमें जो है पहले अपर से लोअर में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद जो है रिवर्स भी करना है। हम्म। अरे मैम चेक करना उसमें अपर से अपर है कि लोअर है, उसके बाद बस रिवर्स करना है, अच्छा। और कुछ नहीं है। यहाँ क्या किया हमने, एक ब्लैंक स्ट्रिंग लिया है S1 नाम का, सबसे पहले स्ट्रिंग मांगा है, लूप चलाया है, और हम यहाँ चेक कर रहे हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कि अगर कैरेक्टर जो है वो हमारा इज अपर, कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या हो जाए, वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो है S1 is equal to S1 plus else S1 is equal to S1 प्लस, नहीं तो अपर में कन्वर्ट हो जाए। देखते हैं रन होगा क्या नहीं होगा। टू अपर नहीं ले रहा है ये।
एस S1 is equal to S1 plus S dot 2 अपर को क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहा है? ओ मैम हो गया हाँ, अपर से लोअर में फंक्शन करने अपर में। और लोअर है ना, हम लिखी टू अपर रहे हैं ना, ये कर रहे थे। ये देखिए और इसमें पूरे को कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि एक एक कैरेक्टर चेक करना है। ये अपर इज अपर हो गया। ठीक है, एक एक कैरेक्टर आपको कंपेयर करना है। यहाँ पर ये कहाँ डीडी है, ये इसको हटा देते हैं। हमने लूप चलाया अपना एक एक कैरेक्टर के लिए। इसमें लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लेंथ निकालेंगे और फर्स्ट से लास्ट कैरेक्टर तक जाएंगे तो फिर आप इसमें कंपेयर नहीं कर पाएंगे। आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जब मूव करना है तो आपको लूप ऐसे ही चलाना होगा, फॉर आई इन एस, ना कि आप फॉर आई इन रेंज लिखेंगे। अब यहाँ पर आपने कहा कि लूप चले और चेक करा एक एक कैरेक्टर को। एक एक कैरेक्टर किस में है, 1 बाय 1 वो आई में आ रहा है। चेक किया कि वो इज अपर है। अगर इज अपर है तो उसे क्या करिए, लोअर में कन्वर्ट करिए। पर लोअर में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो जाएगा कहाँ, तो हमें एक नया स्ट्रिंग ब्लैंक लेना पड़ेगा। तो एक S1 नाम का हमने ब्लैंक स्ट्रिंग लिया और हमने कहा उसी में ज्वाइन करते रहना। S1 में देखिए पहले से कोई स्पेस नहीं डाली है, सिर्फ कोट्स को ओपन करके क्लोज किया है, स्पेस भी नहीं दी है। स्पेस इसीलिए नहीं दी है कि ताकि नया स्ट्रिंग बने तो उसमें स्पेस ना आए, है ना। और बस यहाँ पे क्या किया अब हमने, जैसे जैसे S1 में जुड़ता जाए आई डॉट लोअर। लेकिन ये तो तब होगा जब कैरेक्टर लोअर केस में कन्वर्ट करना है, अपर में होगा तो। लेकिन अगर अपर में नहीं है तो किस में कन्वर्ट कीजिए, तो उसे लोअर में कन्वर्ट कीजिए, तब तो ये हो गया। और अगर लोअर में नहीं है तो अपर में कन्वर्ट कीजिए, तो उसके लिए यहाँ पे आई डॉट अपर फंक्शन का यूज किया है। पहले एरर क्यों आ रही थी, क्योंकि 2 अपर और 2 लोअर लिख रहे थे हम। वो जावा में यूज होते हैं फंक्शन, वो गलती से यहाँ पे 2 अपर और 2 लोअर लिख रहे थे, इसलिए वो एरर दिखा रहा था। तो बस ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करते गए, एक एक कैरेक्टर को अपर या लोअर केस में कन्वर्ट करते गए और उसे S1 नाम के स्ट्रिंग में स्टोर करते गए। और लास्ट में आके आपने क्या किया है, लास्ट में आपने ओरिजिनल स्ट्रिंग जो S में था वो भी प्रिंट करा लिया, और जो कन्वर्ट हुआ आपका स्ट्रिंग वो भी आपने प्रिंट करा दिया है। एक बार आप कोई ऐसा नया बड़ा वर्ड लिख करके दिखा देते। कोई भी ऐसा स्ट्रिंग लिखा जिसमें मिक्स केस है, और जैसे ही आप इसको देखेंगे तो आप देखिए ये तो ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, और जहां अपर थे वो लोअर हो गए, और जो लोअर थे वो अपर में कन्वर्ट हो गए। क्लियर है सबको? अभी भी कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। और मैम इसको रिवर्स करना था, किसको रिवर्स करना था? इसी को, फर्स्ट वाले को, ओरिजिनल। ओरिजिनल को ही तो रिवर्स किया है भैया। क्वेश्चन ये था कि चेक करना है पहले अपर केस में या लोअर केस में, हाँ देन उसको रिवर्स में करना था। तो और कर क्या रहे हैं, यही तो करा है। स्ट्रिंग मांगा, ये स्ट्रिंग आपने मांग लिया। मान लीजिए यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लिख दिया नाइटेक, लेकिन हमने स्ट्रिंग ऐसे लिखा, हम दिखा रहे हैं आपको। इस लाइन पे हमें स्ट्रिंग मिला और वो कुछ ऐसे मिला, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे लिख दीजिए, एंटर अ स्ट्रिंग इन मिक्स्ड केस। भाई मिक्स्ड केस होगा तभी तो आप चेक करेंगे कि अपर वाले लोअर में बदले और लोअर वाले अपर में, यही तो कहा जा रहा है आपसे।
अब हमें एन से लेकर के एच तक एक एक कैरेक्टर पे जाना है और ये चेक करना है कि जो अपर में है वो लोअर में हो जाए, लोअर वाले अपर में हो। अगर इतनी तिकड़म आप जो समझ नहीं पा रहे हैं, आप इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप कह रहे हैं अपर में है तो लोअर में बदले, तो अगर पूरा का पूरा एक बार में चेक करना था तो आपको एस डॉट स्वैप केस का फंक्शन है ही, फिर तो आप इतना करते, फिर तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं थी। कल ही आपको बताया था स्वैप केस का एक फंक्शन होता है जो पूरे स्ट्रिंग को चेक करता है और उसमें जो भी स्ट्रिंग हमने दिया है उसमें जो भी अपर केस कैरेक्टर्स हैं वो लोअर में आ जाते हैं और लोअर वाले अपर में आ जाते हैं। ये तो आपने एक ही बार में कर लिया, उसके लिए तो स्वैप केस फंक्शन ही था। लेकिन अगर आप इस चीज को ऐसे करना चाहते हैं, मतलब आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करना चाहते हैं, तब आपको स्वैप केस फंक्शन की जरूरत नहीं है। आपने सबसे पहले स्ट्रिंग मांगा और मान लीजिए वो स्ट्रिंग यहाँ मिला, ऐसे मिला। अब आपने कहा लूप चलाइए, कहां से, आई का लूप चले एस के लिए, यानी एक बार आई यहाँ होगा, एक बार आई यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, एक एक कैरेक्टर पे जा रहा होगा। जब पहली बार लूप चला तो आई कहाँ पहुंचा, भाई आई पहुंचा आपका इस जगह पर, जो आपकी लोकेशन इंडेक्स क्या है 0, अगली इंडेक्स क्या है वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यही तो इंडेक्स है। सबसे पहले आई की वैल्यू चलेगी 0 के लिए, और 0 के लिए चलेगी तो क्या मिलेगा, इसको n मिलेगा, ये वाला n। अब इस n को ये चेक कर रहा है कि क्या n इज अपर है, अपर केस में है। अगर अपर में है तो उसे किस में बदलिए, लोअर में बदलिए, और लोअर में बदल के उसे किस में डाल दीजिए, S1 में डाल दीजिए। पर ये कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई हमारी, n तो अपर में था नहीं, तो कहाँ पहुंचे एल्स में, और एल्स में क्या हुआ, वही जो कैरेक्टर था वो किस में बदल गया, अपर में बदला। अगर अपर में होता तो लोअर में बदलता, लेकिन अपर में है ही नहीं तो किस में बदला, अपर में बदला ना। जब लोअर में है तो अपर में बदलेगा, यही तो करना है, जो कैरेक्टर अपर है उन्हें बदलिए लोअर में, और जो लोअर है वो अपर में बदलिए। पहला कैरेक्टर हमारा लोअर में है तो उसे किस में बदला जाएगा, अपर में। यानी जब पहली बार यहाँ लूप चला होगा तो S1 की वैल्यू क्या हो गई होगी, S1 की वैल्यू हो गई कैपिटल N। ये पहली बार जब लूप चला तब हुआ। उसके बाद जब दोबारा लूप चला तो अब इंडेक्स क्या मिला उसे, कैपिटल I। कैपिटल आई में ये कंडीशन ट्रू हो गई कि कैरेक्टर जो है वो कैपिटल में है, कैपिटल में है तो उसे किस में बदलिए, लोअर में, और किस में ज्वाइन कर दीजिए, S1 में। S1 जिसकी वैल्यू अभी क्या हो चुकी है, n तो हो ही चुकी है। अब अगली बार i जो हो गया वो स्मॉल में आ गया, S1 में n और i आ गया। फिर अगली बार लूप चला, अब 2 पे पहुंचा तो 2 में फिर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो यहाँ आए और अपर में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से t ये हो गया, ऐसा ही S1 में जुड़ गया। फिर E पे पहुंचा, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो E स्मॉल हो गया। फिर C पे पहुंचा, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो अपर में हो गया। फिर H पे पहुंचा, ये कंडीशन ट्रू हुई तो H स्मॉल हो गया। यानी एक एक कैरेक्टर पे आप आ रहे हो, यहाँ पर एक एक कैरेक्टर चेक हो रहा है। अगर वो कैरेक्टर अपर केस में है तो वो बदल रहा है लोअर में, नहीं तो वो बदल रहा है अपर में। अपर केस की कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इसका मतलब कैरेक्टर लोअर में है ना, यही कह रहे हैं। अगर अपर में है तो उसे लोअर में बदलो, नहीं है इसका मतलब वो लोअर में, तो उसे किस में बदलिए, अपर में। एक एक कैरेक्टर बदलता जा रहा है और वो किस में जुड़ता जा रहा है, S1 में, जो कि एक ब्लैंक स्ट्रिंग हम ऊपर डिक्लेयर करके आए थे। तो ये इस तरह से बन के आ रहा है। अभी भी बताइए क्या डाउट है। मैम एस वाले को जो है वो रिवर्स करना था। अच्छा, रिवर्स से क्या समझ रहे हैं आप बताइए, आपको क्या लग रहा है रिवर्स का क्या मतलब है। मैम मैच पहले आना चाहिए और सब बढ़ता जाना चाहिए। नहीं, रिवर्स केस की बात हो रही है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर। यूजर से स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराइए, चेक इफ इट इज अपर केस और लोअर, उसको चेक करिए कि कैरेक्टर अपर में है या लोअर में। इफ इट इज का मतलब वही कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एंड प्रिंट इट इन इट्स रिवर्स केस, ना कि रिवर्स केस में, विपरीत केस में प्रिंट कराइए। विपरीत केस का मतलब उसमें जो कैरेक्टर अपर हो उन्हें लोअर में प्रिंट करिए, लोअर को अपर में। ये नहीं कि नाइटेक को उल्टा करके HCETIN प्रिंट करिए। रिवर्स केस हो रहा है, ना कि स्ट्रिंग का रिवर्स। आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर ये दिया है तो ये आना चाहिए HCETIN, ऐसे आना चाहिए। यस नहीं, रिवर्स केस प्रिंट कर रहे हैं, स्ट्रिंग को रिवर्स नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये भी किया जा सकता है लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये नहीं है।
हमारे क्वेश्चन में सिर्फ ये है, आप एक स्ट्रिंग मांगिए और उसमें चेक करिए कि कौन कौन से कैरेक्टर्स अपर में है, कौन से लोअर में है। जो अपर में है उनको लोअर में प्रिंट कर दीजिए और लोअर को उसी के विपरीत केस में प्रिंट करिए। ये आपसे कहा गया था, ठीक है। क्वेश्चन को आपने थोड़ा समझ के ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। रिवर्स के साथ में वर्ड लिखा हुआ है केस, तो रिवर्स केस का मतलब ये उल्टे केस में। उल्टा मतलब जो अपर है उन्हें लोअर में करिए और लोअर को अपर में करिए, और ये चीज हमने यहाँ पर कर दी है इस तरह से, ठीक है। और बताइए कोई और क्वेश्चन, आप लोगों को डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी को भी? अब तो सबको समझ में आ गई ये चीज? यस मैम। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आगे अपने स्ट्रिंग्स की स्लाइसिंग की। कुछ एक दो फंक्शन है वो भी हम लास्ट में कराएंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स की स्लाइसिंग की। और स्ट्रिंग की स्लाइसिंग जैसे हमने कल स्प्लिट फंक्शन तो एक पढ़ा ही था। स्प्लिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक पूरे स्ट्रिंग को लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको स्ट्रिंग के स्लाइस निकालने पड़ते हैं, और स्ट्रिंग की स्लाइस अगर आपको निकालने हैं, इसका मतलब जो है क्या करना है आपको, कि आपको स्ट्रिंग के इंडेक्सेस के बेसिस पर उनकी स्लाइसिंग करनी है। हालांकि ये चीज हम आपको पहले थोड़ा सा बता भी चुके हैं, पर फिर भी क्योंकि ये फंक्शंस का एक पार्ट है तो हम आपको बता देते हैं कि स्ट्रिंग की स्लाइसिंग आप कैसे करते हैं। जैसे एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए हमने लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है। अब स्ट्रिंग की स्लाइस जब आप करते हैं तो स्लाइसिंग के लिए अपना स्ट्रिंग का नाम सबसे पहले लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप उसके स्लाइसेस देते हैं। स्लाइसेस की वैल्यू को एक से दूसरी को में डालने के लिए आप सेपरेटर यूज करते हैं, और वो सेपरेटर होता है आपका कोलन सेपरेटर। कोलन सेपरेटर के पहले और कोलन सेपरेटर के बाद में जो वैल्यू दे दी जाती है, आपकी स्लाइसिंग उसी के अकॉर्डिंग होती है। जो वैल्यू पहले दी जाती है वो वैल्यू इंक्लूड होती है स्लाइस में, जो वैल्यू बाद में दी जाती है वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, और ये वैल्यू इंडेक्स के हिसाब से होती है। जैसे अगर हमने कहा पहले लिख दीजिए 0 और बाद में लिख दीजिए 3, तो ध्यान रखिएगा कि 0 से लेकर के, मतलब इसका मतलब क्या है इसका मतलब है फ्रॉम 0, स्टार्ट कहाँ से करिए 0 से, और जाइए कहाँ तक 2 तक, मतलब 3 से एक पहले तक। तो इसका हम ये मतलब बता सकती हैं आप ना है? शुरू में। हाँ, शुरू में जब स्ट्रिंग का हमने आपको बताया था डेटा टाइप, तब हमने ये चीज बताई थी। तो स्लाइसिंग इसमें एक टॉपिक है आपके फंक्शन के चैप्टर में, इसलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपने ये किया तो हमारे इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इंडेक्सेस हैं। तो इसमें हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए? अगर हम देखें तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? इसका आउटपुट आना चाहिए 0 वाला आएगा, COM आएगा। हालांकि तो 3 पे P है, लेकिन 3 तक जाते ही नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप ये जो स्ट्रिंग ये अपना देते हैं, तो इसमें आप क्या करते हैं, कोलन से पहले जरूरी नहीं कि आप कुछ लिखें, और यहाँ मान लीजिए आपने 5 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि शुरू से लीजिए, शुरू करिए। अगर पहले कोई वैल्यू नहीं दी है कोलन से, तो 0 से शुरू करेगा और 4 तक जाएगा, यानी COM P तक जाएगा, 5th इंडेक्स तक नहीं जाएगा, बल्कि U तक जाएगा, सॉरी, है ना। फिर अगर आप ऐसे लिख देते हैं कोई स्ट्रिंग और उसकी स्लाइसिंग करते हैं, पहले तो आपने वैल्यू दी लेकिन कोलन के बाद में कोई वैल्यू नहीं दी, तो ये क्या प्रिंट करेगा? तो ये प्रिंट करेगा 3rd इंडेक्स से शुरू करेगा और लास्ट तक जाएगा। यानी 3rd इंडेक्स हमारा क्या है? 3rd इंडेक्स है हमारा P, तो PUTER प्रिंट होगा। कई बार ऐसा भी होता है स्लाइसिंग जब आप करते हैं तो ना तो आप कोलन के पहले कोई वैल्यू देते हैं, ना ही कोलन के बाद कोई वैल्यू देते हैं। तो ये क्या करता है? ये पूरे के पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, एरर नहीं देता है बल्कि स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। आप स्लाइसिंग में ये भी कर सकते हैं कि आप स्ट्रिंग के स्लाइस में एक स्टार्ट वैल्यू दें, एक लास्ट वैल्यू, एक मतलब अपना वो दें, स्टॉप वैल्यू दें, और साथ ही साथ एक यहाँ पर स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं। जब स्टेप वैल्यू देते हैं तो वो गैप से प्रिंट करता है। सारी चीजें देख लेते हैं। तो देखिए, कॉम प्रिंट किया, COMPU PUTER, COMPUTER। अब क्या कहा था? 0 से 8 तक चलो, मतलब 0 से 7 तक चला, लेकिन साथ में क्या दे दिया? 2। तो 0 पे आया C और 2 का गैप, मतलब हर दूसरा कैरेक्टर दीजिए। तो C के बाद O छोड़ दिया, M दे दिया।
P छोड़ दिया, U दे दिया, T छोड़ दिया, E दे दिया, और उसके बाद R छूट गया, उसके आगे कुछ था नहीं, तो CMUE प्रिंट हो गया। क्लियर है? यस मैम। तो इस तरह से स्लाइसिंग होती है। ये ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें आपके ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हमने एक स्ट्रिंग दिया है ये, और इसका आउटपुट क्या होगा। इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग प्लीज ट्राई करके देखिएगा। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड encrypt it as follows। मान लीजिए हमने कहा कि गिवन स्ट्रिंग है सपोज, ये तो एग्जाम्पल है, आपको मानना होगा, ठीक है? या बल्कि चलिए अच्छा हम आपके लिए थोड़ा आसान कर देते हैं। It in a way to replace all vowels of the string in accurate। मतलब अगर एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया, सपोज एक स्ट्रिंग दे दिया गया एजुकेशन, तो एजुकेशन कैसे हो जाना चाहिए, इसमें जितने भी वॉवल्स है उसकी जगह क्या आ जाना चाहिए, @ EDUCATION। इस तरह से आपको एनक्रिप्ट करना है इसको, अपने स्ट्रिंग को, जो भी स्ट्रिंग दिया है उसमें जो जो वॉवल्स हैं उनकी जगह पर क्या लगाना है, आपको @ सिंबल का यूज करना है। एक क्वेश्चन तो ये करिए, और एक क्वेश्चन और करिए। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट इन पिगलेटिन केस। अभी तो आपने रिवर्स केस, देखिए ध्यान दीजिएगा, केस की ही बात हो रही है। अभी तक आपने स्ट्रिंग को रिवर्स केस में प्रिंट किया था, आज हम एक स्ट्रिंग मांग रहे हैं और उसको पिगलेटिन केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसी को पता है पिगलेटिन केस क्या होता है? नो मैम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्ट्रिंग दिया हुआ है ट्रबल, एक वर्ड दे दिया ट्रबल, तो ये किस में बदल जाना चाहिए, OUBLETRAY। ये इसका पिगलेटिन केस है। होता क्या है कि आप जो भी स्ट्रिंग मांगते हैं उसमें पहले चेक करते हैं कि सबसे पहले वॉवल कहाँ मिला। हमें पहला वॉवल कहाँ मिला, ओ में। तो हम क्या करेंगे कि यहां से लेकर के लास्ट तक का स्ट्रिंग लिखेंगे पहले, उसके बाद जो शुरू के बचे हुए कैरेक्टर हैं वो डालेंगे, और लास्ट में AY लिखेंगे। AY सब में लिखना है। जैसे ये तो इसका हो गया। अभी सपोज हम कहते हैं यहाँ पर हमने दे दिया एक और स्ट्रिंग दे दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का पिगलेटिन केस क्या होगा, कंप्यूटर का पिगलेटिन केस होगा, कंप्यूटर में सबसे पहले कहाँ मिला, OMPUTER। पहले तो कुछ ऐसा करेंगे कि O से लेकर के लास्ट तक कहाँ आ जाए, उसके बाद पहले क्या बचा, C, और लास्ट में क्या लगाना है, AY। यानी कोई भी स्ट्रिंग मांग के पहली बार जो आपको वो मिला है वॉवल, वहां से लेके लास्ट तक का स्ट्रिंग, उसके बाद शुरू में जितने कैरेक्टर्स थे वो, और लास्ट में AY, इतना आपको करना है। तो ऐसा केस जो होता है ये स्ट्रिंग का पिगलेटिन केस कहलाता है। आप लोग दोनों क्वेश्चन ट्राई करिएगा और बताइएगा। ये मैम करा चुके हैं। पिगलेटिन करा दिया है? यस। अरे शाबाश, हो चुका है पहले। अरे वाह। तो ठीक है, फिर पहला करिएगा, जिन्होंने नहीं किया वो करके देखिएगा। अगर हमने करा दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आपके लिए और भी आसान हो गया। एक बार जिन लोगों ने कर रखा है उसे एक बार बिना देखे करने की कोशिश कीजिएगा कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो फिर बात दूसरी है। चलिए खैर, तो ये हो गई बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं पैटर्न्स की। स्ट्रिंग में पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, खास तौर से तब जब आपको किसी चीज को मैच कराना है। तो स्ट्रिंग में पैटर्न की मैचिंग के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स हम ऐसे होते हैं जो कि हम मैच करा सकते हैं, और यहाँ पर हम उनकी मैचिंग के लिए कुछ कैरेक्टर्स लेते हैं। जैसे इसके लिए कुछ कैरेक्टर्स और कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें हम पास करते हैं अपने फंक्शन के साथ, और फिर हम उनके लिए यहाँ उनको साथ में कैरेक्टर्स को मैच कराते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं
पैटर्न मैचिंग की। सबसे पहले बात करते हैं हम कि पैटर्न मैचिंग एक्चुअली क्या चीज, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया है तो ले लीजिएगा, ये सॉल्यूशन यहाँ पर ये वाला भी है, ले लीजिए तो बता दीजिएगा। एक्सक्यूज मी मैम, हम्म, ये जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग है, इसमें जो आपने जो नंबर दिए हैं, अगर इसमें अगर हम माइनस में नंबर दे तो हाँ तो रिवर्स में चलेगा, माइनस तो में दे मतलब सकती है। कंप्यूटर है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, RET करके। हाँ ओके, रिवर्स में भी चल, मतलब माइनस में भी हो सकते हैं स्ट्रिंग स्लाइसेस, मैंने बताए भी हैं। जब पढ़ाया था, अगर आप उस क्लास में Yes, रही sir. होंगी तो नेगेटिव में भी हमने आपको स्लाइसिंग करके दिखाई थी। चलिए, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए क्या होता है कि वैसे तो अगर आप जिस लेवल की प्रोग्रामिंग आप लोग कर रहे हैं, तो एक आप बेसिक बहुत ही मतलब आपके इनिशियल लेवल की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। यहाँ पर तो देखा जाए तो आप ये जान पा रहे हैं कि पाइथन किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें जो एक्सप्रेशंस लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, कितने तरीके के डेटा टाइप को कैसे हैंडल करते हैं, और बेसिक एक की जो समझ गए कि भाई कलेक्टिव डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। इन शब्दों से एक तरह से आप परिचित हो गए कि भाई डिक्शनरी क्या है, या लिस्ट क्या है, या टपल क्या है, या आगे जो आप पढ़ेंगे। तो बेसिक जो वर्किंग है वो तो आप यहाँ सीख जाते हैं, लेकिन पाइथन में सिर्फ इतना ही नहीं होता। पाइथन तो आपको मालूम है कि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे या मशीन लर्निंग तक पे आपको काम करने में हेल्प करती है। तो यहाँ इसमें तो आप बहुत एडवांस वर्क करते हैं। पाइथन का आप वेब डेवलपमेंट में भी फायदा उठा सकते हैं, सर्वर के साथ इसकी कनेक्टिविटी दे सकते हैं। माने पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में यूज की जा रही है। तो इसमें जो प्रोग्रामिंग का लेवल है वो भी बहुत हाई होता है। तो अभी तो खैर हम उतना नहीं करें, फिर भी जब भी हम अपना कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं पाइथन में, तो उनको हम वैसे तो एक्सप्रेशन ही बोलते हैं, लेकिन रेगुलर जो एक्सप्रेशंस लिखे जाते हैं उन रेगुलर एक्सप्रेशंस को शॉर्ट में हम रेगेक्स बोलते हैं। रेगुलर ये किसके बोला जाता है, ये बोला जाता है रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए। और रेगुलर एक्सप्रेशंस होते क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशंस वो होते हैं जो कि आप नॉर्मली अपने किसी भी टेक्स्ट के पैटर्न के लिए लिखते हैं, जिसमें कि आप पैटर्न को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एक ऐसा स्ट्रिंग होता है जिसको कि किसी पैटर्न को मैच कराने के लिए या ढूंढने के लिए यूज किया जाता है। खास तौर से ये तब यूजफुल होता है, इसकी तब आपको मतलब फायदा है जब आप पाइथन के साथ कोई ऐसा कोड एनक्रिप्ट कर रहे हैं, या आप कोई मान लीजिए कोई आपने डेटा कहीं से फेच कर रहे हैं। जैसे CSV डेटा होता है एक, जिसे हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू कहते हैं। माने आपको बता दे रहे हैं कि जैसे एक्सेल में आपने डेटाबेस बनाया, तो एक्सेल में बने हुए डेटाबेस पे भी आप पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो उस तरीके की एक्सेल की स्प्रेडशीट से, या इवन अगर आप चाहें तो MS वर्ड के डॉक्यूमेंट से भी डेटा को पाइथन में फेच करा सकते हैं। अब जब आप डेटा को पाइथन में फेच कराते हैं, मान लीजिए डॉक्यूमेंट है तो उसमें बहुत बड़ा डेटा लिखा होगा, हो सकता है 2-4 पेज का डेटा लिखा हो, लेकिन आपको डेटा फेच कराते समय या कुछ ढूंढते समय एक स्पेशल पैटर्न का डेटा ही ढूंढना है, तब आपको पैटर्न मैचिंग करानी पड़ती है, और उसी के लिए आप रेगेक्स या रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखते हैं। तो वहां पर आप अपने पैटर्न देते हैं। अब जब आप ये काम करते हैं तो इसका मतलब ही ये है कि आप जो है डेटा को सर्वर से फेच कर रहे हैं, यानी वो जो डेटा एक्सेल की स्प्रेडशीट में पड़ा है या वर्ड के डॉक्यूमेंट में पड़ा है वो सर्वर पे पड़ा है, और वहां से आप उस स्पेसिफिक पैटर्न जो आपके पैटर्न को मैच कर रहे हैं उसी डेटा को आप अपने पास लेकर के आ रहे हैं। तो वहां पर वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी चेक की जाती है कि भाई ये डेटा इस पैटर्न में आ रहा है तो वो वैलिड है, आइए डेटा को ले आइए, नहीं तो वो डेटा नहीं आएगा। फिर इसको कहाँ और यूज किया जा सकता है, पैटर्न मैचिंग को बहुत ज्यादा ये यूज किया जाता है जो मेल आईडीज और उनके पासवर्ड आप स्पेसिफाई करते हैं। तो अगर आपने पाइथन की प्रोग्रामिंग उनके लिए की हुई है तो उनकी एनकोडिंग या डिकोडिंग के लिए आप इनको यूज करते हैं, ताकि जो डेटा फाइल वहां से आ रही है जो आप दे रहे हो उसको मैच कराने के लिए, और जो सही तरीके से मैच हो रहा है वो तो एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो वो स्क्रैप हो जाता है। स्क्रैप का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कबाड़ की तरह से वो वेस्ट हो जाता है। तो ये सारे काम जब आपको करने हैं, इस तरह की कमांड्स आपको करनी होती है, तब आप पाइथन में मैच मेकिंग कह दीजिए कि आप पैटर्न मैचिंग कहिए कि आप पैटर्न को मैच कराते हैं। जब भी हम कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो बोलते तो रेगेक्स है, लेकिन उसको लिखा जाता है ऐसे। पाइथन में एक रेगुलर एक्सप्रेशन को RE में, या रेगुलर एक्सप्रेशन है तो RES ऐसे लिख सकते हैं, या फिर REGEX भी कहीं कहीं लिखा जाता है। अब इसमें करना क्या होता है कि ये स्ट्रिंग की सर्चिंग को मैनिपुलेट करता है, और अगर आपको एक तरह से कह सकते हैं कि सर्च फंक्शन ही अप्लाई कर रहे हैं आप एक तरह से। लेकिन सर्च फंक्शन में आप जब अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले
पैटर्न मैचिंग में आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सर्च फंक्शन है ये आपका स्टैंड अलोन फंक्शन नहीं है। मैचिंग के लिए फंक्शन तो आप यूज करेंगे सर्च, लेकिन ये सर्च फंक्शन जो होता है ये स्टैंड अलोन फंक्शन नहीं होता है। मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक फंक्शन ना होकर के मेथड है, जिसकी वजह से इसकी डिपेंडेंसी इसके मॉड्यूल पे बनती है। और वो मॉड्यूल सबसे पहले आपको चाहिए होता है। जब मॉड्यूल आप ले लेते हैं तब आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और वो मॉड्यूल क्या है? वो मॉड्यूल है आपका सर्च फंक्शन डिपेंड ऑन मॉड्यूल। कौन से मॉड्यूल पे? RE मॉड्यूल पे। मतलब अगर आपको पैटर्न की मैचिंग करानी है तो आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम में एक मॉड्यूल इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इंपोर्ट स्टेटमेंट से इंपोर्ट RE आप लिखेंगे तो जो है ये आपका मॉड्यूल आ जाएगा और फिर आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये हमेशा जो है आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट होता है, RE मॉड्यूल क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट को वहां से फेच करा के लाने में आपकी हेल्प करता है। इसके बाद आप अपने स्ट्रिंग को पास करते हैं और फिर अपने कैरेक्टर्स डालते हैं। तो एक आध कोई हम आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि कैसे मैचिंग कराते हैं। तो इसके लिए हम एक नया प्रोग्राम यहाँ पे बना दे रहे हैं, और नया प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले हमें इम्पोर्ट RE लिखना ही होगा, क्योंकि जब तक हम ये नहीं लिखेंगे तब तक नहीं आएगा। अब एक स्ट्रिंग हम मान लेते हैं, तो एस में हमने मान लिया इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। ये हमें एक स्ट्रिंग यहाँ पे मिल जाएगा। अब जो स्ट्रिंग हमें मिल रहा है तो हम ये सर्च कर रहे हैं कि इसमें जो है कितने कैरेक्टर्स हैं टोटल। लेकिन ये काम हम पैटर्न मैचिंग से कराना चाहते हैं, लेंथ फंक्शन से नहीं करा रहे, है ना। तो पैटर्न मैचिंग के लिए ही हमने यहाँ पर काम करना है। तो अब हमें क्या करना है कि भाई जो भी हमारा स्ट्रिंग है तो वो कहाँ से शुरू हो रहा है? हमें तो नहीं पता कौन से अक्षर से शुरू हो रहा है, हमको क्या पता देने वाला क्या स्ट्रिंग देगा। मगर हाँ, हमें ये जरूर पता है कि कुछ कैरेक्टर्स होंगे उसमें। तो बस क्या लिखेंगे उसके लिए? हम यहाँ पर स्ट्रिंग तो हमने ले ही लिया है, अब हम यहाँ पर अपना सर्च फंक्शन अप्लाई करेंगे। कैसे? सबसे पहले कहेंगे इफ। अब हमें अपना सर्च फंक्शन यूज करना है। मॉड्यूल हम RE ले चुके हैं, मॉड्यूल को फंक्शन के साथ जोड़ने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सर्च। इसके बाद में हम अपना पैटर्न देंगे। यहाँ हम अपना पैटर्न लिखेंगे। पैटर्न लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं R तो है, RE का ही है ये R। और यहाँ पर अब हम कहेंगे कि आगे हमें पता नहीं कि क्या कैरेक्टर्स यहाँ पर दिए गए। मतलब स्ट्रिंग की स्टार्टिंग के लिए जो है ये तो R दे दिया, पर आगे कोई कैरेक्टर्स क्या दिए गए हमको नहीं मालूम। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे कुछ डॉट्स लगा देंगे। डॉट्स का मतलब ये है कि कुछ कैरेक्टर्स हैं। अब जो भी कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे किया कॉमा, यहाँ पर हम अपने स्ट्रिंग का नाम देंगे कि यहाँ हम पैटर्न मैच करा रहे हैं, ठीक। और इसके बाद में अब हम यहाँ पे ये हमने अपनी कंडीशन लगाई, और कंडीशन लगाने के बाद कहेंगे प्रिंट हमारा स्ट्रिंग किस में है? एस में है। एस, बल्कि हम ऐसे लिख देंगे लेंथ ऑफ एस, ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज और यहाँ पर आपको बताना है कि हमने कितने कैरेक्टर दिए। यहाँ पर हमने जो डॉट्स लगाए 5 लगाए, ठीक है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जो है वो 5 कैरेक्टर से ज्यादा है। तो यहाँ पे कह देंगे इज ग्रेटर देन 5। देखिए एग्जैक्ट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैचिंग हो रही है, तभी आप पैटर्न मैच मेकिंग करते हैं। हालांकि देखिए ये इतना मतलब इतना इजी नहीं होता और इसमें और भी चीजें यूज होती हैं। बट अभी सिर्फ हम आपको एक एग्जांपल से सर्च फंक्शन और RE मॉड्यूल का यूज करना बता रहे हैं। बाकी है इसमें और भी बहुत सी चीजें, पर वो सब आपके सिलेबस में है नहीं। तो इतना सिर्फ इनिशियली ये टर्म आपकी बुक में दिया गया है, तो इसलिए मैं इसको आपको इस हिसाब से बता रही हूँ कि अगर ये है तब तो ठीक है, लेंथ इज ग्रेटर देन 5, नहीं तो कॉपी करिए और यहाँ पर प्रिंट कराइए इज लेस देन 5। और यहाँ पर अब जो है इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। ठीक, ये देखिए
तो नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए हम डॉट ले रहे हैं, जितने डॉट्स हम दे देते हैं उतने कैरेक्टर्स वो मैच करता है। हालांकि डॉट तो बहुत इनिशियल होता है, डॉट से ज्यादा और बहुत सारी चीजें होती हैं पैटर्न के लिए, तो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप 4 डॉट्स या उससे ज्यादा लगा रहे हैं, आप यहाँ पे इसमें डॉट्स का और भी 3 डॉट्स भी देते हैं, तो 3 डॉट्स भी आप मतलब ये लेंथ ऑफ कैरेक्टर के लिए ही होते हैं ये सारे, तो ये मैच करता है कि उतने कैरेक्टर्स उसमें हैं या नहीं है, तो इसके लिए आप यूज करते हैं। डॉट सिंबल जब आप यूज करते हैं तो डॉट सिंबल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर काम करता है, हालांकि रेगुलर एक्सप्रेशन में 2 और कैरेक्टर्स यूज होते हैं। एक सिंबल यूज होता है क्वेश्चन मार्क, और एक सिंबल आपका जो है वो यूज होता है स्टार। क्वेश्चन मार्क जो होता है ये डिनोट करता है सिंगल कैरेक्टर को, एक कैरेक्टर के लिए क्वेश्चन मार्क भी यूज होता है, और ये यूज होता है आपका ऑल कैरेक्टर्स के लिए, यानी एक से ज्यादा जितने भी कैरेक्टर हो, चाहे 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, तो उसके लिए क्या यूज होता है, उसके लिए यूज होता है स्टार। तो ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कहलाते हैं। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। ये शब्द सुना है आपने इससे पहले? वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो, जैसे हमने अभी आपको बताया कि पैटर्न मैचिंग के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि पाइथन में यूज किए जाएं। अभी मान लीजिए अगर आप अपने दिस पीसी में या माई कंप्यूटर वाले उसमें लोकेशन पे जाएं, फाइल एक्सप्लोरर को एक्सप्लोर करें, और फिर आप जाकर के अगर ये चेक करना चाहें कि वहां पे .xlsx या .ppt की कितनी फाइलें बनी हैं, आप प्रेजेंटेशन की फाइल्स माई डॉक्यूमेंट्स में देखना चाहते हैं कि कितनी बनी है, लेकिन कोई एक फाइल नहीं देखना चाहते, सारी फाइलों को देखना चाहते हैं, बस आपको ये पता है कि पीपीटी की फाइल्स देखनी है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर को पहले खोलेंगे, दिस पीसी में जाएंगे, ये दिस पीसी की स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? नो मैम। अभी भी नहीं दिख रही है? नो नो मैम। हमें तो यहाँ दिखा रहा है कि देख पा रहे हैं सब लोग। अच्छा, आप इसी पे एक्सप्लोरर पे कुछ खोल करके दिखा दें और स्क्रीन शेयर। अच्छा, दिस पीसी की स्क्रीन जो है शेयर नहीं होती है भाई, ये वाली स्क्रीन नहीं शेयर होगी। अभी चलिए हम आपको इसमें ये बता दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ विंडो की प्रेस की, ये तो दिख रहा होगा, विंडो की प्रेस करी है हमने, कि ये भी नहीं दिख पा रहा है? नो मैम, नहीं दिख रहा है। बहरहाल मैं बताना ये चाहती थी कि जैसे अगर हमें मान लीजिए दिस पीसी भी खोला हमने, तो वहां पर अगर माई डॉक्यूमेंट्स या सी ड्राइव या किसी भी लोकेशन पर आप देखना चाहते हैं कि इस तरह की फाइलें कौन कौन सी बनी हैं, तो अब आपको फर्स्ट नेम नहीं पता, हो सकता है किसी फाइल का नाम विशाल हो, किसी फाइल का नाम शिवांकर है, किसी फाइल का नाम प्रिया ही है, यानी नाम की कोई लेंथ फिक्स नहीं होती है, नाम के कोई कैरेक्टर्स फिक्स नहीं होते, पर आप ये देखना चाहते हैं कि जितनी भी फाइलें किसी भी नाम से बनी है बट पीपीटी एक्सटेंशन से बनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए star.pptx का यूज कर लेंगे। स्टार का मतलब ये कि किसी भी नाम से बनी हुई मगर पीपीटी एक्सटेंशन वाली फाइल देखनी है। अगर आपने कहा कि मान लीजिए हमने जितनी भी फाइलें पीपीटी में बनाई है उनमें शुरुआत में या तो ए दिया है या मान लीजिए आर दिया है, अब ए और आर से शुरू हुई है, बीच में हमें नहीं पता क्या नाम है, लेकिन ए और आर से शुरू हुई है, पर आपको देखनी केवल आर से शुरू होने वाली है। आर से शुरू हो, फिर चाहे फाइल का नाम राम हो, फाइल का नाम चाहे रमन हो, चाहे रजत हो, चाहे रामचंद्र हो, कुछ भी हो, मतलब आर से शुरू है, फिर नाम आगे कुछ भी हो, चाहे राहुल हो, चाहे रोहन हो, कुछ भी हो। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आर से शुरू होने वाली, लेकिन इसके आगे चाहे जितने कैरेक्टर्स हो और चाहे जो भी हो, डॉट कौन कौन से एक्सटेंशन की, पीपीटी एक्सटेंशन की।
इस तरीके की चीजें जब आपको करनी होती है तो इसके लिए जो है आप यहाँ पर क्या यूज करते हैं, आप यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, जिसमें आप स्टार का यूज करते हैं। ठीक, तब स्टार क्यों यूज कर रहे हैं, जब हम एक से ज्यादा कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए हमने कोई लिस्ट बनाई है फाइलों की, जिसमें हमने कुछ फाइलें ऐसी हैं जिनमें 3 अक्षरों का नाम दिया है, जैसे राज दे दिया, राम दे दिया, लेकिन कुछ फाइलें ऐसी हैं कि जिनमें बड़े बड़े नाम लिखे हो सकता है हमने रोहन लिखा हो या कुछ और लिखा है, माने 3 अक्षर से ज्यादा बड़े नाम की भी फाइलें हैं और 3 अक्षर की भी हैं। आप 3 लेटर्स वाली फाइलें देखना चाहते हैं जो कि आर से शुरू हो रही हैं, तब आप आर के साथ क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए जाते हैं उतने ही कैरेक्टर की फाइलें ढूंढी जाती हैं। मतलब आर से शुरू होने वाली और इसके बाद 2 कैरेक्टर की फाइलें ही ढूंढेगा। तो ऐसे केस में राम के नाम की फाइल दिखेगी, अगर राज नाम से फाइल सेव है तो भी दिखेगी, है ना। इस तरह की आर से शुरू होने वाली जो भी नाम की फाइलें होंगी और 2 कैरेक्टर की होंगी वो ही आपको दिखेंगी पीपीटी एक्सटेंशन की, बाकी कोई नहीं दिखेंगी। तो इस तरह के वाइल्ड कार्ड्स आप वहां भी यूज करते हैं, ये वैसे नॉर्मल अपने फाइल एक्सप्लोरर वगैरह में भी यूज होते हैं। और यहाँ पर भी पैटर्न को मैच कराने के लिए आप स्टार और क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि भाई हम जितनी भी है हमारे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर की फाइल पे काम करना है, तो हम यूज करते हैं आपका ये क्या नाम है क्वेश्चन मार्क। और अगर हमें ये नहीं देखना कितने भी हैं वो देखने हैं, तो उससे जो है हमको यहाँ पर स्टार का यूज करना होता है। ये नंबर ऑफ कैरेक्टर की कोई लिमिट को छोड़ देता है, उससे कोई मतलब इसको नहीं रखता है। तो इसी के बेसिस पर जो है हम पैटर्न मैचिंग के कुछ फंक्शन खासतौर से सर्च फंक्शन करेंगे, और यही चीज हम आपको आगे बताएंगे। यही हमारा कल जो है टॉपिक चलना है, ठीक है। तो ये तो अभी हम रेगुलर एक्सप्रेशन वाला पॉइंट बीच में छोड़ दे रहे हैं, आपको सिर्फ इनिशियली बता दिया है। अब ये चीज हम कल करना शुरू कर देंगे, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। कुछ हम नंबर से रिलेटेड फंक्शन अपने कर रहे हैं। इस फाइल को हम क्लोज कर दे रहे हैं और वापस हम अपनी उसी फाइल में आ जाते हैं जिस फाइल में हम पहले थे, और यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पे डिसेबल कर रहे हैं। नंबर से रिलेटेड पहला फंक्शन है इवैल। आपको पता ही है कि इवैल फंक्शन क्या करता है। ये फंक्शन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने का काम करता है। आपने नंबर्स दिए स्ट्रिंग के फॉर्म में तो उन्हें इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। ये चीज तो हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ इवैल फंक्शन, जैसे मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि इवैल फंक्शन जो होता है ये पाइथन के डायनेमिक नेचर को इनकैच करता है। हमने आपको बार बार ये बात बताई कि पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल को आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। वेरिएबल में जैसी वैल्यू आप डाल देते हैं वेरिएबल उसी टाइप का हो जाता है। जैसे a इज इक्वल टू 9 किया तो वेरिएबल होल नंबर है, a एक होल नंबर है। a इज इक्वल टू 8.25 किया तो a एक फ्लोटिंग टाइम वेरिएबल है। a इज इक्वल टू नाइटेक किया तो a एक स्ट्रिंग है। a इज इक्वल टू b किया तो अभी भी a एक स्ट्रिंग है। किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ये काम नहीं कर सकते। यदि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको एक टाइप दिया है तो आप उसमें दूसरे टाइप की वैल्यू नहीं डाल सकते, क्योंकि डेटा टाइप मिसमैच हो जाता है। पर पाइथन की ये खासियत है कि वेरिएबल में जैसी वैल्यू डालें वेरिएबल का टाइप अपने आप ही बदल जाता है। अभी अगर हम यहाँ पर इनके टाइप प्रिंट कराएं तो इसके लिए हमारे पास टाइप फंक्शन है। ये देखिए हम यहाँ कह दें प्रिंट टाइप ऑफ ए, यही कॉपी कर रहे हैं और हर बार हम देखिए प्रिंट करा रहे हैं तो ये जो है आपको डेटा टाइप बताएगा कि इसका टाइप क्या है। अब बता रहे हैं पहला वाला INT क्लास को बिलोंग करता है, दूसरा फ्लोट और बाकी के 2 str को यानी स्ट्रिंग क्लास को। क्यों? क्योंकि हमने इसी तरीके की वैल्यूज दी हैं। तो वही a पहली बार इंटीजर था, वही a फ्लोट हुआ, वही a स्ट्रिंग भी हुआ। तो ये बिल्कुल उस तरह से होता है जैसे हम बार बार कहते हैं कि पानी के नेचर की तरह। पानी को जिस कंटेनर में और जिस कलर में डाल दीजिए वो पानी उसी कलर और उसी के शेप और साइज का हो जाता है। तो इसी तरह से वेरिएबल में जैसी वैल्यू डाल दीजिए वेरिएबल का टाइप वही हो जाता है। पर अगर हम इवैल फंक्शन का यूज करना चाहते हैं और हम वैल्यूज लेना चाहते हैं, अब कई बार ये तो हमें पता था कि इसमें 9 है या 8.5 है, आपको वैल्यू अगर मांगनी है, अब मान लीजिए वैल्यू आप मांगना चाहते थे INT, ठीक है, पर आपका जो आउटपुट आने वाला है वो फ्लोटिंग पॉइंट आने वाला है। या अगर आपने यूजर से कह भी दिया कि भाई एक इंटीजर देना, तो जरूरी तो नहीं कि यूजर इंटीजर दे, हो सकता है वो कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे दे, या आपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मांगी उसने होल नंबर दे दिया, इंटीजर दे दिया।
तो आप ये चाहते हैं कि नंबर्स अगर आपको लेने हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यूजर कैसी वैल्यू देगा। कुछ वैल्यू ऐसी होती है ना जिसमें आप फिक्स नहीं कर सकते कि वो होल नंबर ही होगा या इंटीजर आपका फ्लोट होगा। तो अगर आपको ऐसा कोई न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट कराना है जिसमें आप कंफर्म नहीं है कि, ये तो पता है कि नंबर आएगा लेकिन कैसा नंबर आएगा, तो उसको इनपुट कराने के लिए आप eval फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा n इज इक्वल टू eval, फिर आप यहाँ कहेंगे इनपुट और यहाँ कहेंगे एंटर अ नंबर। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। मैम दिख नहीं रहा है। दिखा रही अब दिख रही है यस मैम। है ना। तो हमने कहा एंटर अ नंबर, तो यहाँ पर eval फंक्शन लगाया। अब यहाँ int या फ्लोट क्लास नहीं दिया, क्योंकि int क्लास देने से लिमिट हो जाता है कि वो इंटीजर होगा, और फ्लोट क्लास से लिमिटेशन हो जाती है कि फ्लोट ही लेगा और फ्लोट पे ही काम करेगा। लेकिन eval दे दिया, तो अब जो भी नंबर आप ले रहे हैं अगर उसका टाइप प्रिंट कराते हैं तो देखिए वो उसी टाइप का हो जाएगा। मैं एक बार एक लाइन और यहाँ पर टाइप कर देती हूँ, सेम कॉपी कर रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं। और अब हमने यहाँ पे देखिए कहा एंटर अ नंबर, हमने दे दिया मान लीजिए 55, n है, यहाँ पर a कर दिया है, ठीक है। यहाँ कहा 55, तो उसकी क्लास क्या हो गई int, लेकिन वही eval फंक्शन वही वेरिएबल, और यहाँ दे दिया मान लीजिए 6.55, तो उसकी क्लास क्या हो गई फ्लोट हो गई। तो ये eval फंक्शन इस तरह से भी यूज होता है किसी भी नंबर को एक्सेप्ट करने में। तो eval फंक्शन का एडवांटेज ये मिलता है कि नंबर एक स्पेसिफिक टाइप पर बाउंड नहीं होता है, जैसे टाइप की वैल्यू उसमें दी जाती है, चाहे होल नंबर हो चाहे आपका वो हो क्या नाम है फ्लोटिंग पॉइंट, ये उसे वैसा ही ले लेता है। क्लियर। बाकी मैक्स फंक्शन और मिन फंक्शन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, मुझे नहीं लगता अब इसको बताने की जरूरत है आपको, या बताएं, है ना। वो लिस्ट में टपल में सब में आपने किया है। और अगर आपसे कह दिया जाए लिस्ट या टपल की बात ना कही जाए और कह दिया जाए कि एक्सेप्ट करिए 5 वैल्यूज और उसमें से मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट कीजिए, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मैक्स फंक्शन का वैसे ही यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, अगर आपने ए में मान लीजिए एक वैल्यू ले ली, int, इसी को प्रिंट करा देते ना, ए में लिया यही, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए और ई के लिए, ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया और ई लिया, और आपको अब प्रिंट करानी है मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें से। तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इज, सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है वो देना, तो क्या कहेंगे मैक्स, और ब्रैकेट में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, और प्रिंट करा दीजिए और आप दे दीजिए। ये ग्रेटेस्ट प्रिंट कर देगा। मिनिमम है तो ऐसे ही मिन फंक्शन का यूज कर सकते हैं, और वो आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं कि लिस्ट और टपल पे ही चलते हैं, आप नॉर्मल वेरिएबल्स में भी अगर करा रहे हैं तो ये चीज आपकी ये हो जाएगी। ऐसे बता देगा सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि लाइब्रेरी फंक्शन से करिए तो मैक्स मिन का यूज करके स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट निकाली जाती है, लेकिन अगर आपसे कह दिया राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर्स एंड प्रिंट स्मॉलेस्ट ऑफ देम और ग्रेटेस्ट ऑफ देम, और आपको मैक्स मिन का फंक्शन के लिए मतलब आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, तो आप फिर वही अपना लॉजिक जो आप इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ एलिफ और एल्स का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा फंक्शन है यहाँ पे पाव फंक्शन। आपको पता ही है पाव फंक्शन किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट को के लिए होता है। जैसे आपने एक नंबर ले लिया, सपोज n में आप ले लिया बेस और p में आपने ले लिया पावर, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रिंट n स्टार स्टार p। n में ले लिया बेस और p में ले लिया पावर।
और आप यहाँ पर n स्टार स्टार p कहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक्सपोनेंशिएशन लगा देगा। जैसे हमने कहा 10 की पावर 3, तो यहाँ पर 1000 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो बाकी आपको इसके लिए फंक्शन भी पता है कि अगर आप फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, है ना। बहुत सी लैंग्वेजेस में ये एक्सपोनेंट कैरेक्टर ये यूज होता है, जैसे जावा में हम इसे यूज करते हैं, लेकिन जावा पाइथन में ये नहीं यूज होता, पाइथन में डबल स्टार यूज होता है। पर अगर आप फंक्शन के थ्रू ये काम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तब आप यहाँ पर यूज करेंगे फंक्शन पाव फंक्शन यूज करेंगे, और फिर जो है यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, रन कराएंगे, और यहाँ पर 2 दे दिया, 4 दे दिया, तो 16। इस तरह से वो आपको पावर रिटर्न करता है। तो पावर फंक्शन हो गया। राउंड फंक्शन किसी भी नंबर को राउंड करने के लिए यूज किया जाता है। कोई भी नंबर मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया, हमने कहा n = 125 पॉइंट ये वो कुछ भी, और आपने कहा प्रिंट करिए इसको राउंड करके। तो राउंड किसे करना है, n को। कितनी प्लेसेस तक राउंड करना है, 2 प्लेसेस तक राउंड करना है। तो ये कर देंगे तो भी वो 2 प्लेसेस तक राउंड करेगा। अगर आप ये देखिए 62, ठीक है, ये करा उसने। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर चेंज कर देते हैं, अब क्या करेगा आपका यहाँ पे, तब भी ये 62 ही देगा। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन कि अगर हमने n में ये वैल्यू दी और राउंड फंक्शन लगा रहे तो आउटपुट क्या होगा, 4 चॉइसेस दे सकते हैं। राउंड फंक्शन वैसे तो देखिए, राउंड जब हम करते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि राउंड करिए और जो है वो अगले नंबर को देख करके +1 ऐड करता है, मतलब 5 से बड़ा है तो उसमें +1 ऐड करता है। लेकिन ये राउंड अप नहीं करता, ये राउंड करता है। अगर जितना भी नंबर यहाँ दिया है डेसिमल के बाद उतनी प्लेसेस आएंगी, भले ही जो है आपको ये यहाँ पर क्या भी दिखा रहा हूँ, नहीं सॉरी ये 6 कर देते हैं यहाँ पे, अब आएगा। तो ये क्या कर रहा है, देखिए इसने क्या दे दिया यहाँ पे 63 दिया। तो ये क्या कर रहा है, ये राउंड अप करता है। सबको राउंड करने का रूल याद होगा कि जब भी राउंडिंग करते हैं तो हाँ 2 के बाद अगली डिजिट, हमने वो 3rd प्लेस पे नहीं करा था। तो जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 का मतलब है डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस के बाद तीसरे नंबर को देखो, वो तीसरा नंबर यदि 5 या उससे बड़ा होता है तो इसमें +1 ऐड हो जाएगा, है ना। ये वैल्यू अगर 5 से छोटी होती है तो 62 का 62 ही रह जाएगा। तो ये राउंड ऑफ करता है। फिर किसी भी नंबर को अगर आप इंटीजर फॉर्म में रिटर्न कराना चाहते हैं तो उसके लिए int क्लास है, मतलब इंटीजर फॉर्म में क्या, अब आपने यहाँ पे कह दिया मान लीजिए प्रिंट int और आपने एक वैल्यू दे दी 23, तो इंटीजर का तो इंटीजर ही रिटर्न होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लिख दिया int और यहाँ पे कोई आपने डेसिमल वैल्यू दे दी ये, और अब आप इसे प्रिंट कराएंगे तो int क्लास क्या करती है, ये आपके फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को भी इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देती है। इसी तरह से किसी नंबर का अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, जैसे n में मान लीजिए 12 है और n में मान लीजिए -12 है, सॉरी n कह रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए ले लिया हमने m में -12 है। तो अगर आप प्रिंट कराते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, abs फंक्शन यूज होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n, और अगली लाइन में हम प्रिंट कराते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m। तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी इंटीजर की वही वैल्यू होती है। पॉजिटिव इंटीजर की तो एब्सोल्यूट वैल्यू वही पॉजिटिव इंटीजर होता है, लेकिन नेगेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू भी उसका पॉजिटिव इंटीजर होता है। यानी n की पॉजिटिव, n का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 12 होगा, और -12 यानी m का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी 12 ही होगा। अगर 12.25 होता तो 12.25 ही रहेगा, -12.25 है तो 12.25 हो जाएगा। नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहता है, भले ही वो होल नंबर हो या फ्रैक्शनल वैल्यू हो। तो ये int फंक्शन है। इसके अलावा फिर आपका अभी तो कुछ फंक्शंस और हैं, अब आज ज्यादा नहीं, अगली क्लास का टाइम हो रहा है, 2 मिनट बचे। तो चलिए बचे कुछ फंक्शन जो हमारे वो कर लेंगे और पैटर्न मैचिंग करेंगे, तो कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। 8:30 बजे की क्लास है, प्लीज सब लोग ध्यान रखिएगा, 8:30 बजे लॉग इन करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्रतिभा प्लीज आप बात कर लीजिएगा फोन पर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी, बाय बाय। मैम। ओके जी।